Hello friends, welcome to the fifth lecture of our series Modern Indian History. लास्ट लेक्चर में हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फारूक शियार, सैयद ब्रदर्स, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू और बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे वाई द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन. मतलब मुग़ल एम्पायर जिसने इतने सालों तक इंडिया के ऊपर रूल किया वो कैसे ख़त्म हुआ. द फर्स्ट रीज़न इज़ वीक सक्सेसर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर. औरंगजेब के समय मुग़ल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था, बट इसने मोमेंटम औरंगजेब की मौत के बाद में पकड़ा. सिक्स, मराठा और राजपूत इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो पूरी मुग़ल सल्तनत को एक साथ उखाड़ फेंक के वो केवल अपने एरिया के अंदर ही मुग़ल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे और अपनी आज़ादी ले सकते थे. अगर औरंगजेब के सक्सेसर पावरफुल होते तो वो लोग ये भी नहीं कर पाते, क्योंकि मिडिवल एज के अंदर एक एम्पायर का भविष्य उसके राजा के ऊपर डिपेंड करता है. और औरंगजेब के सभी सक्सेसर्स ऑलमोस्ट ऑल वर इनकेपेबल, इनकम्पिटेंट. वो खुद भी रूल नहीं करते थे, उनके वजीर या उनके सपोर्टर्स ही राज्य को चलाते थे. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. सेकंड पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ डेफिनाइट लॉ ऑफ सक्सेशन. मतलब उत्तराधिकारी के लिए कोई लॉ नहीं होना. हिंदुओं में ज़्यादातर ये होता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राज्य का राजा बनता है, परंतु मुग़ल के अंदर कोई भी सक्सेशन का लॉ नहीं था. इससे हर बार राजा के मरने के बाद उनके बेटों में युद्ध होता था और फिर जो जीतता था वही राजगद्दी पर बैठता था. इससे कंटिन्यूअसली सक्सेशन के लिए वॉर चलते रहते थे और राज्य अलग अलग गुटों में बंट जाता था. नेक्स्ट इज़ औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी. औरंगजेब काफ़ी कट्टर मुस्लिम था. उसने अकबर द्वारा हटाए गए जजिया कर को वापस लागू किया, धर्मांतरण पे काफ़ी जोर दिया और सिखों का कत्लेआम, ये मेन रीजंस थे जिसकी वजह से वहाँ के स्टेट्स औरंगजेब के खिलाफ हो गए. दिस डिटेरियोरेशन ऑफ आर्मी. मुगल्स के अंदर आर्मी डायरेक्ट एम्परर के अंडर में नहीं होती थी, अलग अलग सामंतों के अंडर में आर्मी होती थी और उन सामंतों को जागीर का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसके रेवेन्यू से वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे. जैसे जैसे वीक रूलर्स आने लगे, पावरफुल सामंत उस जागीर को भी अपने कंट्रोल में करने लगे और वो आर्मी को भी खुद की उन्होंने बना लिया. जनरेशन ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स. अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर के समय बैरम खां, इतिमा-उद-दौला, असफ़ खां जैसे नोबल्स थे जो काफ़ी वफ़ादार और उच्च कैरेक्टर वाले थे. लेकिन लेटर मुगल्स के साथ उनके नोबल्स का भी स्तर गिरता गया. नोबल्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे एम्परर को चीट करने का. नोबल्स तुर्रानी, ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी मुस्लिम जैसे गुटों में बट गए थे. इनमें से सादत खां, नादिर शाह के इन्वेजन के समय सादत खां जैसे नोबल्स भी धोखा देने लगे थे. औरंगजेब के समय मुग़लों का राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया था उसको गवर्न करना, और वो भी मिडिवल एज के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी कंडीशंस में. सो दूर दराज के इलाके एक सेंटर पॉइंट से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, तो वहाँ माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नमेंट होता रहता था. इससे सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस पे कम हो गया और इसने डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को स्पीड दी. बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की. एक्सटर्नल फैक्टर्स में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हैं. इन्होंने मुग़ल एम्पायर की बैकबोन को तोड़ दिया. इन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो एक छवि बनी हुई थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया. इन्होंने इसमें काफ़ी जाने गई और काफ़ी संपत्ति भी ये लोग लूट के ले गए. इन्होंने मुग़ल एम्पायर को एक खोखला राज्य बना दिया जिसके ऊपर
बाकी बाद में अंदर से भी काफ़ी हमले होने लगे। इस इकोनॉमिक डिक्लाइन हमने पढ़ा था अकबर के समय में रेवेन्यू सिस्टम में पीजेंट से डायरेक्टली डील किया जाता था और उनसे डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था विच वॉज फिक्स एंड फेयर। तो अकबर के समय में किसानों ने काफ़ी समृद्धि की। उसके बाद में शाहजहाँ के समय में काफ़ी अनप्रोडक्टिव वर्क्स पे पैसा खर्च हुआ। इसको पैसे को लाने के लिए शाहजहाँ ने रेवेन्यू को 1/2 ऑफ दी प्रोड्यूस कर दिया था विच अल्टीमेटली लीड टू द डेजर्टिंग ऑफ द फील्ड्स। अभी तेल तो तिलों में से ही निकलता है, अभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा तो किसान खाएगा क्या और खेत में क्या इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से खेत में इन्वेस्ट ना होने से उनकी क्वालिटी गिरती गई और खेत डेजर्ट बनने लगे। उसके बाद में बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब ने काफ़ी एक्सपेडिशंस किए, काफ़ी युद्ध लड़े, उसमें काफ़ी खर्चा भी आया जिससे मुग़लों का खजाना काफ़ी हद तक खाली हो गया था। और उसके बाद में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे अटैक्स ने इनके खजानों को काफ़ी लूटा। करते हैं यूरोपियंस की। यूरोपियंस अपने ट्रेड के साथ ही लोकल पॉलिटिकल कंडीशंस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। वो लोग वहाँ के नेटिव लोकल रूलर्स को एक दूसरे से झगड़ा कराते थे, पॉलिटिकली सपोर्ट करते थे और युद्धों में भी सपोर्ट करते थे। इससे मुग़लों के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस बढ़ गया। ज़मींदार्स एक राज्य का काफ़ी अहम हिस्सा होते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, सोल्जर्स भी मेंटेन करते हैं। औरंगजेब के समय भी ज़मींदारों का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था। प्रॉब्लम क्या हुई, ज़मींदार वहाँ के नेटिव रूलर्स को सपोर्ट करने लगे और कई पावरफुल ज़मींदारों ने तो खुद के ही अलग राज्य बना लिए। बात करते हैं जागीरदारी की। जागीरदारी में नोबल्स को, सिपाहियों को मेंटेन करने के लिए लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, उसे जागीर कहते थे और उसको संभालने वाले को जागीरदार। अकबर के समय में ये सिस्टम काफ़ी वेल नेट था, जो रिलीजन, होमलैंड, ट्राइब और डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से था। बट अकबर के बाद में वो लोगों में राइवलरी बढ़ती गई, एक दूसरे के खिलाफ जलन और पावर के लिए कॉन्टेस्ट ने सिचुएशन को और भी वर्स कर दिया। लास्ट है राइज ऑफ रीजनल स्टेट। लेटर मुगल्स की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया में काफ़ी रीजनल स्टेट्स बन गए। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के ऊपर कब्ज़ा किया। 1722 में बुरहान उल बुक ने अवध पे, 1724 में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद को अलग राज्य घोषित कर दिया। इसके अलावा मैसूर, केरला और राजपूत स्टेट भी इंडिपेंडेंट हो गए। मराठा, जाट, सिख्स जैसे नई स्टेट भी पिक्चर में आ गए। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल आज का वेस्ट बंगाल और पूरा बांग्लादेश मिला के वेस्ट बंगाल था। इसमें बिहार और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट आता था। बंगाल उस समय काफ़ी रिच स्टेट था। जो ब्रिटिश अपने यूरोप के लिए इंपोर्ट करते थे, उसमें से 60% ऑफ द गुड्स बंगाल से होता था। एज अ जीडीपी की बात करें तो पूरे सब कॉन्टिनेंट की जीडीपी में 50% बंगाल का पार्टीशन होता था और ऑल ओवर द वर्ल्ड की जीडीपी की बात करें तो उसके अंदर 12% बंगाल का पार्टीशन होता था। 1700 के अंदर मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया। 1717 में फारूक शियार ने उसे वहाँ का गवर्नर बना दिया। इसके थोड़े समय बाद मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। ये उन्हें ट्रिब्यूट देते रहते थे, मतलब पैसा भेजते रहते थे, बट फिर भी ये रूल खुद के हिसाब से ही करते थे। 1727 में इनकी मृत्यु के बाद इनके सन इन लॉ शुजा-उद-दीन गद्दी पर बैठे, जिन्होंने 1739 तक रूल किया। उसके बाद में एक इनकेपेबल रूलर सन थे मुर्शिद कुली खान के, जिसे अलीवर्दी खान ने फोर्स करके राजगद्दी पर बैठाया और कुछ समय बाद उसे मार दिया। 1741 में अलीवर्दी खान ने एक बैटल के अंदर सरफराज खान को मार दिया। सरफराज खान को मारने के बाद अलीवर्दी खान ने
उस समय के मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत बड़ा अमाउंट भेजा और उनसे कहा कि हम आपके अंडर में ही बंगाल के ऊपर रूल कर रहे हैं। ये एक तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स हुआ करते थे शांति बनाए रखने के लिए अपने राज्य में। अलीवर्दी खान ने 1741 से लेकर 1756 तक रूल किया। इसके दौरान नागपुर के मराठा रूलर राघोजी भोसले ने बंगाल के ऊपर 6 बार आक्रमण किया। हालांकि अलीवर्दी खान उनको हराने में सक्सेसफुल हो गए थे, बट मराठास काफ़ी लूटपाट मचाते थे। तो अलीवर्दी खान ने मराठाओं के साथ एक प्री पीस ट्रीटी साइन की, जिसके अंदर उन्होंने मराठा एम्पायर को अपने आप को मराठा एम्पायर के अधीन माना और मराठास को चौथ देने का वादा किया। चौथ एक तरह का एक्सटॉर्शन मनी होता था। अगर आप चाहते हो कि हम आपके राज्य में आक्रमण ना करें तो हमें इतने रुपए भेज दो। इस तरह चौथ एक एक्सटॉर्शन, मराठाओं की तरफ से लिए जाने वाला एक्सटॉर्शन मनी था। ये ऊपर अलीवर्दी खान साहब है। और उसके बाद में 1756 के बाद उनकी बेटी के लड़के सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे। ये सिराजुद्दौला खान साहब है, जो काफ़ी छोटी उम्र 23 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। सिराजुद्दौला को 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों ने हरा दिया था और उन्हें मार दिया था। उसके बाद में बंगाल के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अवध रीजन की। आज के यूपी के नदन सेंट्रल पार्ट को अवध कहा जाता है। इसकी राजधानी शुरू में अयोध्या, उसके बाद फैजाबाद और फिर लखनऊ बनी। सादत अली खान साहब, जिन्हें बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें अवध का नवाब बनाया। 1722 में अवध का नवाब बनाया गया। नवाब बनते ही इन्होंने वहाँ के जो ऑटोनोमस राजाज या ज़मींदार थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया और आसपास के इलाके वाराणसी, जौनपुर भी अपने कब्जे में ले लिए। 1739 के समय जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, तो नादिर शाह ने इन्हें बैटल ऑफ करनाल में हराया। उसके बाद इन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहाँ पे नादिर शाह ने इन्हें काफ़ी ह्यूमिलिएट किया और एक बहुत बड़ा अमाउंट एज अ बूटी मांग लिया था, जिसकी वजह से सादत अली खान साहब ने दिल्ली में ही खुदकुशी कर ली। इसके बाद उनके दामाद सफदरगंज अवध के नवाब बने। इनके बाद जो भी अवध के नवाब बने वो सब सफदरगंज की मेल लाइन से थे। सफदरगंज को सक्सीड किया शुजा उद्दौला ने। ये पानीपत मूवी के शुजा उद्दौला है और ये असली शुजा उद्दौला साहब हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शुजा उद्दौला मराठाओं के खिलाफ लड़े थे। मेन इनको याद किया जाता है बैटल ऑफ बक्सर के लिए। बैटल ऑफ बक्सर में ये शाह आलम और बंगाल के मीर कासिम, जिनको अंग्रेज़ों ने वहाँ का नवाब बनाया था, और शाह आलम तो मुग़ल एम्परर, तीनों साथ में मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक ट्रीटी भी हुई थी जिसके तहत उनको, ब्रिटिश को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब बात करते हैं हैदराबाद की। किलिच खान, जिन्हें निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है, ये काफ़ी एक्टिव थे मुग़ल एम्पायर की राजनीति में। 1724 में जब मुग़ल सल्तनत ने किलिच खान की जगह मुबारिज खान को डेक्कन का गवर्नर बना दिया, तो ये काफ़ी गुस्सा हुए। डेक्कन की तरफ इन्होंने कूच किया और बैटल ऑफ सकरखेड़ा में इन्होंने मुबारिज खान को हरा दिया। और इसके बाद इन्होंने डेक्कन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया। बैटल ऑफ पालखेड़ जो काफ़ी फेमस है, उसके अंदर बाजीराव मस्तानी के रणवीर सिंह ने निज़ामुल मुल्क को हरा दिया था और हैदराबाद को अपने अधीन कर लिया था। निज़ामुल मुल्क की मौत के बाद में उनके बेटे और पोते के बीच में राजगद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसका फ़ायदा अंग्रेज और फ्रेंच ने उठाया था और सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू हुआ था। अब बात करते हैं मराठास की। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य की स्थापना की।
इन्होंने आदिल शाही डायनेस्टी के बीजापुर से काफ़ी सारे फोर्ट्स और ज़मीन जीतकर अपना राज्य बनाया। इन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल बनाया। शिवाजी के महाराज के बाद में उनके बेटे छत्रपति संभाजी बने। 1681 से लेके 1689 तक संभाजी ने काफ़ी युद्ध लड़े, जिसके अंदर उन्होंने पोर्टुगीज़, मैसूर और मुगल्स को सभी युद्धों में हराया। इस दौरान वो कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे। परंतु 1689 में संभाजी ने एक स्ट्रेटेजिकल मीटिंग संगमेश्वर में बुलाई, जिसका पता औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान को लग गया। वो अपनी बड़ी सेना के साथ उसने संगमेश्वर पर अटैक किया। उस समय संभाजी बहुत कम लोगों के साथ में वहाँ पे थे। तो मुकर्रब खान उनको पकड़कर दिल्ली ले गया। दिल्ली में संभाजी को काफ़ी यातनाएं दी गई और उनके सामने शर्त रखी, अगर वो मुस्लिम धर्म कबूल करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। परंतु संभाजी ने मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। संभाजी के बाद में संभाजी के भाई राजाराम राजगद्दी पे बैठे। इस दौरान भी मुगल्स की रेड मराठा एम्पायर पर चालू रही। तो संभाजी पहले रायगढ़ से भागकर विशालगढ़ गए और उसके बाद गिंगी चले गए। राजाराम ने औरंगजेब के सामने पीस ट्रीटी की भी बात रखी थी, बट औरंगजेब ने नहीं माना। 1700 में राजाराम की मौत के बाद में उनकी बीवी ताराबाई ने उनके बेटे शिवाजी II को राजा बनाकर मराठा एम्पायर की कमान संभाली। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी। इन्होंने मुग़लों को काफ़ी युद्धों में हराया और 1705 तक ये नर्मदा नदी को क्रॉस करते हुए मालवा तक पहुंच गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठास के बीच में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए बहादुर शाह 1 ने संभाजी के बेटे शाहूजी महाराज को छोड़ दिया। शाहूजी महाराज छूटते ही इन्होंने राजगद्दी के ऊपर अपना क्लेम किया। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के बीच में ये फैसला हुआ, मराठा एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। सतारा शाहूजी के अंडर में दे दिया गया और कोल्हापुर ताराबाई के अंडर में दे दिया गया। शाहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। शाहूजी की रेंज के दौरान राघोजी भोसले ने बंगाल की तरफ अटैक किया, बंगाल को अपने कब्जे में मिलाया। इसी दौरान मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात भी इनके कब्जे में आ गया और पेशवा बाजीराव ने अपने 3 चीफ पवार, होलकर और सिंधिया के साथ मिलकर नॉर्थवर्ड एटॉक तक पहुंच गए। ये उस समय के मराठा एम्पायर का मैप है येलो कलर में। ये पूरा नॉर्थ तक ये लोग पहुंच गए थे। शाहूजी महाराज के दौरान किए गए पेशवास की ताकत बहुत बढ़ गई थी और छत्रपति केवल नाम के राजा रह गए थे। रूल पेशवास द्वारा किया जाता था। अब पेशवास के बारे में पढ़ते हैं। 1713 में शाहूजी ने पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया। बाजीराव मस्तानी मूवी में रणवीर सिंह बाजीराव 1 थे और उनके पिताजी का नाम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद में 1720 में बाजीराव ने कमान संभाली। ये काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी स्ट्रेटेजिक थे और युद्ध में काफ़ी निपुण थे। इन्होंने 3% के मराठा साम्राज्य को, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे 3% एरिया के ऊपर मराठा साम्राज्य था, उसको 30% तक पहुंचा दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 41 बैटल्स लड़े और कभी भी एक में भी इनकी हार नहीं हुई। बाजीराव की मौत के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, इन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। इस दौरान भी मराठा साम्राज्य और भी पावरफुल हो गया था। इसी समय इन्होंने मुग़लों के साथ अहमदिया ट्रीटी की और मुग़ल भी मराठाओं के अधीन हो गए थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में की हार से मराठा साम्राज्य को काफ़ी गहरा झटका लगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद की मराठा हिस्ट्री हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर एंग्लो मराठा वॉर्स में पढ़ेंगे। अब जानते हैं दो टैक्स, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। चौथ मतलब कि 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो मराठाओं द्वारा दूसरे स्टेट से लिया जाता था। सरदेशमुखी इसी के ऊपर 10% एडिशनल होता था। चौथ एक प्रकार का एक्सटॉर्शन मनी था, जिसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मराठा आपके राज्य के ऊपर आक्रमण ना करें
तो आपको चौथ देनी पड़ती थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1665 में डेक्कन सल्तनत बीजापुर और गोलकोंडा से चौथ की मांग की। 1719 में सैयद बदर्स ने शाहूजी महाराज के साथ ट्रीटी की और उन्हें डेक्कन के 6 प्रोविंस के ऊपर चौथ लेने का अधिकार दे दिया था। चौथ को 4 हिस्सों में बांटा जाता था, जिसमें एक हिस्सा 2/3 वहाँ पे कलेक्ट करने वाले मराठा सरदार को दिया जाता था। इसके बाद 1/3 हिस्से में भी 3 हिस्से होते थे, जिसमें से टोटल का 25% छत्रपति महाराज को जाता था और 3% के ऊपर भी छत्रपति का डिस्क्रिशनरी राइट होता था, वो किसी को भी वो 3% दिलवा सकते थे। बाकी का बचा 6% हिस्सा पंत सचिव को दिया जाता था, जिसे सहोदरा ग्रांट भी कहते हैं। आज जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, वैसे उस समय पंत सचिव होते थे और उन्हें ये 6% का हिस्सा दिया जाता था। नेक्स्ट, अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। केरला की स्थापना मार्तंड वर्मा ने की थी। इनको अपने पिता से कुछ फ्यूडल स्टेट्स मिले थे। इन्होंने आसपास की ज़मीनों पर कब्जा करते हुए केरला स्टेट की स्थापना की और त्रावणकोर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने 1739 से 46 तक चले बैटल में डचेस को हराया था। उस समय यूरोपियन पावर को किसी एशियन कंट्री के द्वारा हराना बहुत बड़ी बात माना जाता था, क्योंकि डचेस की मिलिट्री काफ़ी मॉडर्नाइज हुआ करती थी। मार्तंड वर्मा का ब्रिटिश के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। 1789 में जब टीपू सुल्तान ने केरला के ऊपर हमला किया तो ब्रिटिश केरला के बचाव में आए और 3rd एंग्लो मैसूर बैटल की शुरुआत हुई। बात करते हैं जाट स्टेट की। आज के हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान और यूपी के इलाके में जाट रहा करते थे। जाट एक पीजेंट क्लास है, बट ये लोग सैनिक भी हुआ करते थे। मुगल सल्तनत की राजधानी के आसपास रहने के कारण इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे। तो 1669 में जाटों ने मुगल सल्तनत के खिलाफ पहली बार युद्ध किया, दूसरी बार 1688 में। हर बार इनको हरा दिया जाता था, बट ये लगातार रिवोल्ट करते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य थोड़ा वीक हुआ तो इन्होंने अपना अलग राज्य भरतपुर स्टेट बना लिया। भरतपुर स्टेट या जाट स्टेट अपने जेनिथ पे राजा सूरजमल के रेन के दौरान पहुंचा। ये सूरजमल जी हैं। राजा सूरजमल काफ़ी पावरफुल और एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनकी रेन के दौरान जाट स्टेट ने आगरा पे भी कब्जा कर लिया था। आगरा, मेरठ, मथुरा और अलीगढ़ ये सब जाटों के कब्जे में आ गए थे। 1763 में राजा सूरजमल को मुगलों ने दिल्ली में बुलाकर धोखे से मार दिया था, जिसके बाद में भरतपुर स्टेट का पतन हुआ और ये अलग अलग हिस्सों में ज़मींदारों के कब्जों में बट गया। बात करते हैं राजपूत स्टेट्स की। राजपूत स्टेट मुगलों के काफ़ी क्लोज्ड अलाइज हुआ करते थे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मेडिवल एज में इनकम का मेन सोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था, बट राजस्थान एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी काफ़ी समृद्ध था। इसका कारण ये था कि राजपूत स्टेट्स के राजा सवाई राजा मानसिंह जी, मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह, ये सब मुगलों के लिए युद्ध लड़ा करते थे। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था। कुछ तो ये काफ़ी सारा सामान लूट के लाते थे और कुछ मुगलों की तरफ से इन्हें एक्सपीडिशन के लिए पे किया जाता था और जागीरें भी दी जाती थी। इस तरह राजपूत साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था। लेटर मुगल्स के टाइम इन लोग ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। 18th सेंचुरी में सबसे काबिल राजा थे सवाई जयसिंह II। ये आमेर के राजा थे। सवाई जयसिंह ने 1717 में जयपुर सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसे आज पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम पे इस्टेब्लिश्ड जयपुर सिटी काफ़ी मॉडर्न सिटी है। राजा जयसिंह एक काफ़ी काबिल एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की स्थापना की, जिन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है।
जयसिंह को जिल ए मोहम्मद शाही नाम की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाने के लिए भी याद किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिख स्टेट की। 15th सेंचुरी के एंड में बाबा गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। पंजाब के जाट इलाके में सिख संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय हुआ और वहाँ के जाट किसानों ने इसे अपनाया। गुरु हरगोबिंद के समय जाट एक मिलिट्री में कन्वर्ट होने लगे, पर इसको आखिरी रूप दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को एक मिलिट्री फोर्स की तरह बना दिया। 1699 के बाद गुरु गोबिंद सिंह और औरंगजेब के बीच काफ़ी युद्ध हुए। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने उनके बेटे बहादुर शाह से हाथ मिला लिया। ये कहा जाता है कि ये एक रणनीतिक स्टेप था और इसके तहत जब गुरु गोबिंद सिंह जी को डेक्कन भेजा गया तो वहाँ के पठानों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की हत्या कर दी। इससे सिखों में मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी रोष पैदा हुआ और वो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने काफ़ी मुसलमानों को पंजाब में मार दिया। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर पर कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अंत में 1715 में फारूक शियार के द्वारा बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया, उसे दिल्ली लाया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई और अंत में बंदा बहादुर को भी मार दिया गया। इस तरह सिख स्टेट का वापस डिक्लाइन हो गया। सिख स्टेट का वापस राइज हुआ राजा रणजीत सिंह के समय। उनके बारे में और एंग्लो सिख वॉर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा लेटर मुगल्स के बारे में, वाई दे डिक्लाइंड। उसके बाद में रीजनल स्टेट, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, राजपूत स्टेट, जाट स्टेट, केरला और सिख्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।